जनवरी का महीना और हिमाचल की वादियों में मॉर्निंग वॉक। उफ, सोचते हुए भी कपकपी महसूस हो रही है। ऊपर से इंद्रदेव कब मेहरबान हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब बारिश शुरू हो जाए, कब बर्फ गिरने लगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कोई है जो उस ठंड और कोहरे से भरी उन वादियों में टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर कोहरे को चीरते हुए रनिंग कर रहा था। उसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच, गोरा बदन ऐसे दमक रहा था जिसके सामने भुवन भास्कर की चमक भी फीकी मालूम पड़ रही थी। रेड कलर का ट्रैक सूट पहने दिन दुनिया से बेखबर वो अपने धुन में मस्त दौड़ता चला जा रहा था कि अचानक आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़कती है, जिसे सुनकर आसपास के लोग जो अपने घरों में बैठे थे सिहर जाते हैं। लेकिन मजाल है कि उस शख्स पर रद्दी भर भी कोई फर्क पड़ा हो। वो तो बस दौड़ता चला जा रहा था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और साथ में ये मोटे मोटे ओले बरसने लगे थे और कोहरा इतना छा गया कि मजबूरी में उस शख्स को अपने पैर वापस अपने गंतव्य स्थान की तरफ मोड़ने पड़े थे। लेकिन यह क्या, सामने तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो अगर दौड़ता तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकता था और अगर वो धीरे धीरे चलता तो उसे आसमान से गिरते ओलों से चोट लग रही थी। उसने क्रोध में आकर अपनी मुठ्ठियां बिछी और सर्द लहजे में खुद से ही बोला, तुम ऐसा मेरे साथ ही क्यों करते हो। फिर से क्रोध उसके अंतरात्मा से आवाज आई थी, तुम हमेशा अपने गुस्से के कारण खुद को मुसीबत में डाल देते हो, फिर बाद में पछताते हो। क्यों करते हो तुम ऐसे? बंद करो अपना ज्ञान। वो खुद को ही डांटता है। तुम सुधार लो खुद को, मैं ज्ञान देना बंद कर दूंगा, उसकी आत्मा ने भी हंसते हुए कहा था। तुम वो मुक्का उठाता है जो चोट तुम्हें ही लगेगी। वो ऐसा है महसूस करते हुए खुद से ही बातें कर रहा था। खुद पर ही गुस्सा हो रहा था। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करता, लेकिन अब क्या करूं? रास्ता दिख नहीं रहा है। अपने हृदय पर हाथ रखकर आगे बढ़ो और हृदय जो कहे उसे अनुसरण करते जाओ। उसने फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हृदय पर हाथ रखकर बोला, आई एम रेडी, आई एम आल्सो रेडी। उसके हृदय से शांत आवाज उसके कानों में पड़ी और वो अपने हृदय की आवाज को फॉलो करते हुए बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसके हृदय से आवाज आई, रुको। तो वह रुक गया। अब दरवाजे पर दस्तक दो। वो एक पल को चौंका, लेकिन रुको नहीं, दस्तक दो। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसकी आंखें यह देखकर फैलती चली गई थी कि सामने वाकई दरवाजा था। वो एकदम से दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, अंदर कोई है क्या? कृपया दरवाजा खोले। थोड़ी देर बाद उसे अंदर कदमों की आहट सुनाई दी। अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, कौन? मैं रुद्रा कश्यप। खट की आवाज करते हुए दरवाजा खुला और अंदर आइए प्लीज। उस आवाज में ना जाने कैसा जादू था कि वो उसे आवाज में खोते हुए अंदर आ गया था। वो अंदर आकर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा था। अंदर आकर उसे ठंडी का एहसास हुआ था। वो कहते हैं ना कि जब चोट लगती है तो उस वक्त उतना दर्द नहीं होता जितना मरहम पट्टी बांधने पर होता है।
क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उस चोट की तरफ आकर्षित होता रहता है। उसी तरह जब रुद्रा भयंकर तूफान में जूझ रहा था तो उस वक्त उसे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग उसके हृदय की आवाज सुनकर खुद को महफूज करना था। उसको अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वो अपने सीने को हल्के हाथों से सहलाए जा रहा था कि तभी अचानक से वो गिरने लगता है। वो नौजवान खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वो नीचे गिरता उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया था और उसको लिए ही वो नीचे बैठती चली गई थी। रुद्रा रुद्रा, बस यही शब्द रुद्रा की कान से टकराए थे। श्याम काका जल्दी आइए। क्या हुआ शक्ति बिटिया, आप इस तरह? वो आगे कुछ पूछते, लेकिन तभी उनकी नजर रुद्र पर पड़ी थी, जिसका सिर शक्ति की गोद में था और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर श्याम काका ने पूछा, यह कौन है बिटिया? वो सब मैं बाद में बताऊंगी काका, अभी इन्हें उस सोफे पर लिटाने में मेरी मदद कीजिए। शक्ति ने बड़े ही शांत और धीमी आवाज में कहा। ठीक है बिटिया, कहकर श्याम काका ने रुद्र को उठाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ रुद्र और कहाँ श्याम काका। रुद्र मजबूत कद काठी का 26-27 साल का नौजवान, श्याम काका 65 से ऊपर की उम्र वाले, तो भला वो कैसे रुद्र को उठा पाते। यह देखकर शक्ति होले से मुस्कुरा दी थी। रुद्र को इस हालत में देखकर भी वो मुस्कुरा रही थी और शांत थी। उसकी जगह कोई और होती तो घबरा जाती। श्याम काका, आप इधर से इन्हें पकड़िए, दूसरी तरफ से मैं। फिर एक तरफ से शक्ति ने और दूसरी तरफ से श्याम काका ने रुद्र को बड़ी मुश्किल से सहारा देकर उठाया और सोफे पर लेटा दिया। श्याम काका, जल्दी से एक मोटा वाला ब्लैंकेट लेकर आइए और हाँ, अजवाइन, मेथी, लहसुन और सरसों के तेल में अच्छी तरह से पका कर लाइए। तब तक मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। पता नहीं इस तूफानी मौसम में डॉक्टर आएंगे या नहीं। श्याम काका लगभग दौड़ते हुए स्टोर रूम की तरफ चले गए। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर शक्ति ने बजट ही प्यार से कहा था, श्याम काका आराम से। श्याम काका के जाने के बाद शक्ति ने अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल किया। हेलो डॉक्टर। फिर उन्होंने रुद्र के बारे में बताया। उधर से आवाज आई थी, मैम हॉस्पिटल से निकलना नामुमकिन है, कुछ तो सुझाव दीजिए, मैं क्या करूं। शक्ति पहली बार हताश होकर बोली थी। घबराई हुई शक्ति को दिलासा देते हुए डॉक्टर ने कहा, शांत हो जाइए मैम और मेरी बात ध्यान से सुनिए। घर में अगर ब्रोंडी है तो उसे गुनगुने पानी में मिलाकर पिला दीजिए। उसके बाद उन्हें जितना हो सके गर्म तेल से मालिश करें। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह वहाँ पहुँचने की। फिर भी मैं मौसम को देखते हुए यही कहूँगा, मेरे भरोसे ना रहे। आप जितना हो सके उनकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करें। वो अभी बात कर ही रही थी कि श्याम काका ब्लैंकेट ले आ गए थे। रूम हीटर को रूम के अकॉर्डिंग सेट करके उसे रुद्र से थोड़ी दूरी पर रख दिया था। फिर वो श्याम काका से बोली, काका आप इन्हें देखें, अब ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं। वहां से ब्लैंकेट, नहीं आप इन्हें देखिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो भागते ही सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई थी। वो बेख्याली में श्याम काका को ब्रोंडी लेने के लिए अपने स्टडी रूम में भेज रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि श्याम काका को मालूम हो कि शक्ति
ड्रिंक भी करती है। शक्ति के जाने के बाद श्याम काका ने रुद्र के पैर से जूते निकाले और मोजे निकालकर उसे अच्छी तरह ब्लैंकेट में कवर करके फटाक से किचन में गए और शक्ति के कहे अनुसार उन्होंने सभी चीजों को ऑयल में मिलाकर अच्छी तरह से पकाया और एक बाउल में निकालकर रुद्र के पास आकर उसके पैर में तेल की मालिश करने लगे थे। वो उनके दोनों पैरों को खूब तेजी से मालिश कर रहे थे, लेकिन रुद्र की बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे रुद्र के हाथ पैर हल्के हल्के नीले होने लगे थे। वो कभी उसके पैरों की मालिश करते तो कभी हाथों की। तभी पीछे से शक्ति ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, काका आप मेरे कमरे से रूम हीटर लेकर आइए, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। जी बिटिया, कहकर श्याम काका उठकर शक्ति के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। जब शक्ति ने देखा कि काका उसके कमरे में चले गए तो उसने एक लंबी सांस ली। थैंक यू माधव, कहते हुए शक्ति ने अपने शॉल के भीतर से जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाला और हाथ में पकड़े पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी रुद्र के कराने की आवाज सुनकर दोनों ने अपने अपने कॉफी मग को स्टूल पर रखकर रुद्र को देखने लगे। रुद्र रुद्र, आंखें खोलिए रुद्र। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।